लेकिन आपके पास अभी दूसरा कोई घर नहीं है। ये परिवारवाद आपने जो है बहुत लंबे समय तक कांग्रेस में भी देखा है और अभी तक आप देख रहे हैं कि एक ही परिवार का उस पार्टी में वर्चस्व है। यही परिवारवाद जो है भारतीय जनता पार्टी में भी आपको देखने को मिल जाएगा। कोई भी पार्टी अछूती नहीं है। इसलिए केवल परिवारवाद को मुद्दा बनाकर आप जो है और बहुजन समाज पार्टी को अगर वोट नहीं देते हैं तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ वाली बात हो जाएगी, क्योंकि फिर आपका वोट जो है या तो बटेगा, क्योंकि पूरा का पूरा वोट ना तो चंद्रशेखर रावण को जा रहा है, ना ही स्वामी प्रसाद मौर्य को जा रहा है और ना ही बामन मेश्राम को जा रहा है और ना ही किसी अन्य दलित नेता को जा रहा है। पार्टी के पास जो भी वोट इकट्ठा हुआ था, अब उसमें भी सेंध लगाने के लिए एक तरफ चंद्रशेखर रावण जी आ गए हैं, दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी आ गए हैं। तो ऐसे में आप जो है किस प्रकार से उम्मीद कर सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी एक भी सीट जो है जीतने में सक्षम हो? गलती है, सामाजिक गलती इसलिए है कि वे अपने ही जीवन में उस फल को खाना चाहते हैं। वो एक पौधा लगाएं जो कि बड़ा हो और जिसके आसार उनके जीवन में उसके फल ना खाने के लिए हों, लेकिन वो ये जानते हों कि ये पेड़ मैं लगा रहा हूँ, इस पेड़ का फल मैं खाऊं या ना खाऊं, लेकिन मेरी आने वाली पीढ़ियाँ उसका फल जरूर खाएंगी। अगर इस तरह की सोच रखने वाले इतने त्यागी, इतने बलिदानी, इतने समर्पित अगर नेता होते बहुजन समाज के, तो आज बहुजन समाज बहुत जल्दी, बहुत तेज़ गति से जो है आगे बढ़ गया होता। क्योंकि आरएसएस ने एक झूठी, देखिए मैं प्रीता हरित और उदित राज जैसे गद्दारों की बात तो नहीं करता हूँ जिनका समाज से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि समाज का इस्तेमाल करके अपना उल्लू सीधा करना ही उनका मकसद है। लेकिन मैं जो है स्वामी प्रसाद मौर्य या फिर बामन मेश्राम जैसे नेताओं की बात कर सकता हूँ कि वो जब भी जहाँ भी बैठते हैं उठते हैं तो अपनी संस्कृति की बात करते हैं। वे कभी भी हिंदू संस्कृति को स्वीकार करने की बात नहीं कहते हैं, कभी भी उसके साथ में कि राजनीति कर रहे हैं इसलिए उसको स्वीकार कर लें, ऐसा व्यक्ति का जो उद्देश्य होता है वो होता है सत्ता प्राप्त करना। लेकिन लोगों की सेवा करना भी तो होता है। अगर सही रूप में हम नैतिकता के आधार पर करें, एक राजनेता जो होता है वो समाज का हितैषी होता है, समाज के लिए काम करता है और जो खासकर उसके क्षेत्र की जनता आती है उसके लिए पूरा समर्पित रहता है। तो आप कौन से राजनेता की बात कर रहे हैं सर? मैं भी नीलम जी वही बात कह रहा हूँ, जो बात आप मुझसे कहलवाना चाह रही हैं मैं वही बात कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि अगर आप एक सामाजिक कार्यकर्ता को राजनीति के माध्यम से समाज सेवा करते हुए देखना चाहते हैं तो पहले उसका परिष्कार करना पड़ेगा, उसकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, आपको वास्तव में जो है उसको नेता बनाना पड़ेगा। अगर बहुजन समाज पार्टी के पास ऐसा कोई पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, जिसको करवाए जाने के बाद कोई भी व्यक्ति बहुजन समाज पार्टी के मिशन मूवमेंट को समझ लेता है, बहुजन समाज के दुख दर्द को पहचान लेता है और बहुजन समाज के दुख दर्द को दूर करने के लिए समर्पित हो जाता है, तब आप उससे कह सकते हैं कि उसने गद्दारी की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। साथियों, 2024 के लोकसभा के चुनाव की सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। हर पार्टी अपनी अपनी तैयारी में लग गई है और उन्हीं तैयारियों में हम देख रहे हैं कि कुछ नेता इधर से उधर जाने का काम भी कर रहे हैं। जी हाँ, मतलब पार्टियों को बदलने का काम कर रहे हैं। साथियों, अगर वर्तमान में आज मैं बात करूँ, जिस तरह से हम कहते भी हैं, सुनते भी हैं और ख़ासकर लोगों की जो चर्चा होती है उसमें एक बात बहुत बड़े स्तर पर सुनने को मिलती है कि बसपा नेता बनाने का घर है। जी हाँ, जिसको नेता बनना होता है वो बसपा पार्टी में चला जाता है और जब वो नेता बन जाता है पूरे 5 साल तक वहाँ पर सत्ता के मजे लेता है और जब अंतिम दौर उसका चलता है तो तब कहीं ना कहीं वो इधर उधर छटक कर चला जाता है। जी हाँ, अभी जिस तरह से वर्तमान में एक ताज़ा प्रकरण निकल कर आ रहा है, रितेश पांडे जी को सभी जानते होंगे, लोकसभा के सांसद रहे हैं और जिस तरह से वो 5 साल उनका कार्यकाल विधायक के रूप में रहा, उसके बाद लोकसभा के रूप में रहा और जो लोकसभा भंग होने वाली थी उससे 1-2 दिन पहले रितेश पांडे जी ने भाजपा का दामन थाम लिया। अब इसके पीछे बेसिक कारण क्या है, इन्हीं कारणों पर जाकर चर्चा करेंगे। साथ ही एक बात और अब मैं आपको बता दूं, क्योंकि बसपा पार्टी का आज तक इतिहास रहा है कि उन्होंने कभी भी, चाहे वो सांसद हो या राज्यसभा सांसद हो, उसको दोबारा रिपीट नहीं किया है, किसी नए व्यक्ति को मौका दिया है। तो शायद यही कारण होगा कि रितेश पांडे जी ने बसपा का दामन छोड़कर भाजपा का दामन पकड़ लिया है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ में एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी, उन्हीं से जानना चाहूंगी कि एक ऐसी पार्टी जो मिशन मूवमेंट के तहत एक सामाजिक आंदोलन कही जाती है और एक तरह से त्याग समर्पण की पार्टी कही जाती है, लेकिन जब उस पार्टी में इस तरह के नेता आते हैं जो कि 5 साल 10 साल रहकर उसमें सत्ता का मजा लूटते हैं और जब पार्टी को उनकी जरूरत होती है तो वो पार्टी से छिटक कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। स्वागत है एनबी न्यूज में। जी, जय भीम, नमो बुद्धाय नीलम जी। हाँ सर, अभी जिस तरह से ताजा प्रकरण आया है, क्योंकि चुनाव का माहौल गर्मा गया है, हर पार्टी अपने अपने प्रत्याशी मतलब एक तरह से उतार
रही है मैदान में। और अभी देखा है कि जो बसपा से 5 साल लगातार लोकसभा सांसद रहे रितेश पांडे जी अम्बेडकर नगर लोकसभा से, अभी उन्होंने बसपा का दामन छोड़ के भाजपा का दामन थाम लिया। तो किस तरह से देखते हैं सर इन चीज़ों को? देखिए नीलम जी, बहुत ही सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है कि अगर बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज के मिशन मूवमेंट की पार्टी है, तो उसे यह देखना पड़ेगा कि उसका मिशन क्या है। और जिस प्रकार से रितेश पांडे जी उनको सांसद बनाया गया बहुजन समाज पार्टी के द्वारा, उनको टिकट दिया गया, तो क्या बहुजन समाज पार्टी ने उनका परिष्कार कर लिया था? क्या उनकी जांच कर ली थी कि वो बहुजन मिशन मूवमेंट को जो है समझते हैं, उसकी जानकारी रखते हैं और वे उसको स्वीकृति देते हैं? क्या उन्होंने जो है बहुजन मिशन मूवमेंट को दिल से स्वीकार कर लिया था? अगर उन्होंने जो है केवल टिकट प्राप्त करने के लिए बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की थी, तो अब वो अगर बहुजन समाज पार्टी छोड़कर जो है अपनी ही संस्कृति की पार्टी, जिस संस्कृति से वो आते हैं, उस बीजेपी पार्टी जो है उसको ज्वाइन कर लेते हैं, तो उसमें कोई बहुत बड़ी ताज्जुब वाली बात नहीं है, बहुत ही साधारण सी बात है। लेकिन सर नेता तो बसपा ने बनाना है, आप कह रहे हो कि ताज्जुब वाली बात नहीं है। हम देखते थे कि वो दलितों की कोई भी एट्रोसिटी होती उस पर खुलकर मतलब लोकसभा में अपने विचार रखते थे, मुद्दे रखते थे, अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाते और बड़ी दबंगाई से मतलब एक तरह से मानव कल्याण के लिए भी बोलते थे। तो आप किस तरह से कह रहे हैं कि भाई क्या बुराई है वो वहाँ चले गए? तो जी, आप कह रही हैं कि नेता जो है बसपा ने बनाया, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप किस नेता की बात कर रहे हैं। उनकी बसपा ने जो है कितने महीने, कितने साल तक ट्रेनिंग कराई कि उनको नेता बनाया? नेता तो बनाती है आरएसएस, जिसको वो सालों साल जो है अपना उसका पाठ्यक्रम है, उसकी पाठशाला है। मतलब सर एक तरह से आप बसपा पे एलिगेशन लगा रहे हैं रितेश पांडे जी उनको स्वार्थी नहीं कह रहे, क्योंकि जब उनको स्वार्थ साधना था वो लगातार 5 साल विधायक भी रहे और 5 साल वो लोकसभा सांसद भी रहे और मलाई खाई सत्ता की। और जब उन्हें पता चला कि भाई बसपा का ये रूल है कि वो दोबारा से किसी भी सांसद को रिपीट नहीं करती है, तो उन्हें तो स्वार्थी नहीं कह रहे आप, बल्कि उल्टा बल्कि बसपा को ही टारगेट कर रहे हैं। देखिए, मैं बसपा से एक प्रश्न कर रहा हूँ कि बसपा ने जब रितेश पांडे को टिकट दिया, तो अब उन्होंने ये जांच कर ली थी कि ये आदमी जो है स्वार्थी नहीं है, ये बहुत बलिदानी आदमी है। सर किसी के अंदर घुस के कौन देख सकता है? इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि बसपा के पास ऐसी कौन सी स्कूली पाठ्यक्रम है या स्कूल है जिसमें वो जो है नेता बनाती है। मैंने वही तो पूछा, आप कह रही हैं कि नेता बनाया उन्होंने जो है, तो बताइए कौन सा स्कूल उन्होंने स्थापित किया है या कॉलेज स्थापित किया है नेता बनाने के लिए, जहाँ पर उनको ट्रेनिंग दी और वो ट्रेनिंग देने के बाद ये जो है घोषित कर दिया कि हाँ भाई अब ये नेता बन गया है। क्या ऐसा कुछ हुआ है क्या? बताइए आप मुझे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सही किया रितेश पांडे ने जाके? नहीं, रितेश पांडे ने सही किया या गलत किया, क्योंकि राजनीति करने आए हैं और राजनीति किस तरीके से होगी उस तरीके से वो कर रहे हैं। लेकिन सर जिस घर ने पनाह दिया, उनको पाल पोस के बड़ा किया, एक पद प्रतिष्ठा का एहसास कराया और यथा संपत्ति से उन्हें रूबरू कराया, तो उसके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि जब आज जरूरत थी उनको बसपा पार्टी की, वहां रहना चाहिए था, उसके लिए प्रचार करना चाहिए, क्योंकि पूरे एक लोकसभा थी सर उनके पास में। देखिए, एक राजनीतिक व्यक्ति का उद्देश्य क्या होता है, आप ये बताइए। एक राजनीतिक व्यक्ति का जो उद्देश्य होता है वो होता है सत्ता प्राप्त करना। लेकिन लोगों की सेवा करना भी तो होता है। अगर सही रूप में हम नैतिकता के आधार पर करें, एक राजनेता जो होता है वो समाज का हितैषी होता है, समाज के लिए काम करता है और जो खासकर उसके क्षेत्र की जनता आती है उसके लिए पूरा समर्पित रहता है। तो आप कौन से राजनेता की बात कर रहे हैं सर? मैं भी नीलम जी वही बात कह रहा हूँ, जो बात आप मुझसे कहलवाना चाह रही हैं, मैं वही बात कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि अगर आप एक सामाजिक कार्यकर्ता को राजनीति के माध्यम से समाज सेवा करते हुए देखना चाहते हैं, तो पहले उसका परिष्कार करना पड़ेगा, उसकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, आपको वास्तव में जो है उसको नेता बनाना पड़ेगा। अगर बहुजन समाज पार्टी के पास ऐसा कोई पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, जिसको करवाए जाने के बाद कोई भी व्यक्ति बहुजन समाज पार्टी के मिशन मूवमेंट को समझ लेता है, बहुजन समाज के दुख दर्द को पहचान लेता है और बहुजन समाज के दुख दर्द को दूर करने के लिए समर्पित हो जाता है, तब आप उससे कह सकते हैं कि उसने गद्दारी की है। अगर बहुजन समाज पार्टी ने रितेश पांडे के सामने कोई इस तरह का सिलेबस प्रस्तुत नहीं किया, कोई शर्त नहीं रखी है, केवल वो आए और उनको टिकट दे दिया और टिकट देकर जो है वो सांसद बन गए, तो वो 5 साल तक बसपा के सांसद रहे हैं, बसपा के मिशनरी कार्यकर्ता नहीं रहे हैं, बसपा का जो मिशन मूवमेंट है उसके लिए कोई काम नहीं किया है। और रितेश पांडे को छोड़ दीजिए, आप जो है बहुजन समाज पार्टी के कितने बहुजन समाज से आने वाले नेता हैं जो बहुजन समाज के लिए सामाजिक कार्य कर रहे हैं, बताइए आप मुझे।
सबने जो है उन्होंने भी सत्ता की मलाई चाटी है और जब बहन जी ने उनको बाहर कर दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। लेकिन सर कम से कम वो प्रतिनिधित्व तो करते हैं ना बहुजन समाज पार्टी का, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से बताते हैं त्याग समर्पण बलिदान की एक तरह से संघर्षशील पार्टी रही, साहब मान्यवर काशीराम जी ने उसको सींचा है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि कम से कम वो प्रतिनिधित्व तो कर रहे हैं, क्योंकि जब प्रतिनिधित्व करते हैं तो तभी लोग स्थायी रूप से गिनती करते हैं और उसी प्रतिनिधित्व का नतीजा है कि आज जो बसपा पार्टी है वो तीसरे नंबर की गिनी जाती है। देखिए, मान्यवर साहब कांशीराम जी ने जो अपना त्याग समर्पण बलिदान अपना सर्वस्व जो पार्टी के लिए लगा दिया, उसके बल पर पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी बनी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अगर वे होते तो शायद वो जो है इस तरह के उन्होंने नेता पैदा करे। मैं इस बात को बिल्कुल स्वीकार करता हूँ कि वो नेता पैदा करते थे, वो नेता बनाते थे और जब कोई व्यक्ति उनको छोड़कर जाता था तो निसंदेह वो उसको हम गद्दार कह सकते थे। लेकिन अभी जो है वो सिस्टम नहीं है, अभी सिस्टम बिल्कुल चेंज हो गया है। नहीं, उनके तैयार किए हुए नेता तो सर आज वर्तमान में पार्टी बना के घूम रहे, चाहे मैं बावन मेश्राम की बात करूं या अभी जिस तरह से उदित राज है वो भी काफी टाइम से बसपा से जुड़े रहे, जो सुनने में आता है। अभी जिस तरह से अभी हमने पिछले दिनों देखा प्रीता हरित है, पहले वो मतलब कांग्रेस में, पहले उसने अपना संगठन बनाया, फिर उसके बाद वो कांग्रेस में गई, फिर एक जेडीयू पार्टी थी उसमें गए और अभी वो भाजपा में भी आ गए। तो इस तरह के नेताओं के लिए क्या कहेंगे? चलो सर एक बार उनको तो हम मान लेते हैं क्योंकि वो पांडे थे, ब्राह्मण समाज से आते थे और मलाई खाई और निकल गए, लेकिन जो अपने आप को बहुजन नेता कहते हैं उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, मैं प्रीता हरित और उदित राज जैसे गद्दारों की बात तो नहीं करता हूँ, जिनका समाज से कोई लेना नहीं है, बल्कि समाज का इस्तेमाल करके अपना उल्लू सीधा करना ही उनका मकसद है। लेकिन मैं जो है स्वामी प्रसाद मौर्य या फिर बामन मेश्राम जैसे नेताओं की बात कर सकता हूँ कि वो जब भी जहाँ भी बैठते हैं उठते हैं तो अपनी संस्कृति की बात करते हैं। वे कभी भी हिंदू संस्कृति को स्वीकार करने की बात नहीं कहते हैं, कभी भी उसके साथ में कि राजनीति कर रहे हैं इसलिए उसको स्वीकार कर लें, ऐसा नहीं कहते हैं। वो खुलकर बोलते हैं। और वामन मेश्राम जी तो मतलब काफ़ी लंबे समय तक जो है समाज के लिए बहुत सारा आपने आंदोलन करते हुए देखा है, काम करते हुए देखा है, ज़मीनी स्तर पर काम करते हुए देखा है। बेशक जो है हर व्यक्ति के भीतर जो है राजनीतिक लालसा होती है, स्वार्थ होता है, लेकिन उस स्वार्थ को किस माध्यम से वो पूरा कर रहा है। क्योंकि सर बिना पार्टी बनाए ये लोग काम नहीं कर सकते, लोगों को जगा नहीं सकते, पार्टी बनाना ही क्या मजबूरी है इनकी? देखिए, वो उनकी जो है एक कहें कि सामाजिक गलती है। सामाजिक गलती इसलिए है कि वे अपने ही जीवन में उस फल को खाना चाहते हैं। वो एक पौधा लगाएं जो कि बड़ा हो और जिसके आसार उनके जीवन में उसके फल ना खाने के लिए हों, लेकिन वो ये जानते हों कि ये पेड़ मैं लगा रहा हूँ, इस पेड़ का फल मैं खाऊं या ना खाऊं, लेकिन मेरी आने वाली पीढ़ियाँ उसका फल जरूर खाएंगी। अगर इस तरह की सोच रखने वाले इतने त्यागी, इतने बलिदानी, इतने समर्पित अगर नेता होते बहुजन समाज के, तो आज बहुजन समाज बहुत जल्दी, बहुत तेज़ गति से जो है आगे बढ़ गया होता। क्योंकि आरएसएस ने एक झूठी काल्पनिक विचारधारा को भी आप लोगों के दिमाग में बैठाने का काम किया है और आज पूरा देश जो है इवन बौद्ध और अम्बेडकरवादी भी उसी संस्कृति से लबालब हैं। लेकिन बहुजन समाज के जो कार्यकर्ता हैं, जो मिशन मूवमेंट के लोग हैं, उनके पास तो बहुत ही आसान कार्य था, केवल सच को प्रकट करना था, सच को बताना था। अगर ये कार्य उन्होंने जो है अपने जीवन रहते किया होता और अपने जीवन से कम अगर सत्ता प्राप्त है तो अच्छी बात है, अगर सत्ता प्राप्त ना भी हो लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ियां जो है उस सत्ता का अंश भोगेंगी, तो मैं ये समझता हूँ कि वो एक व्यवस्था का निर्माण कर सकते थे और कर सकने में सफल होते। लेकिन हमने जो है केवल और केवल यही चाहा है कि जो मैं काम कर रहा हूँ उसका फल मुझे ही मिलना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि मुझे मिले या मेरे परिवार को मिले, समाज में किसी और को ना मिले। आज तमाम लोग जो नौकरियों में आ गए हैं तो उन्हीं के बच्चे जो है संपन्न होते जा रहे हैं, उन्हीं के बच्चे नौकरियों में आ रहे हैं, जो उनका जो है कोई ऐसा सिस्टम उन्होंने डेवलप नहीं किया है कि अब मैंने संपन्नता हासिल कर ली तो अब समाज के दूसरे किसी व्यक्ति को भी मैं संपर्क करने का काम करूं। तो जो राजनेता हैं, आपने बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया हैं आज जो है आदरणीय मायावती जी जो है, तो उनको आपने देखा ही है कि जो आकाश आनंद को जिस प्रकार से उन्होंने जो है सर्वोच्च पद पर जो है लाकर खड़ा कर दिया बहुजन समाज पार्टी में, तो उसके पीछे जो है कोई ना तो उनका संघर्ष है, ना कोई अभ्यास है राजनीति का जो है, और उनसे ज़्यादा मैच्योर और उनसे ज़्यादा त्याग करे हुए लोग समाज में हैं, जिनको आज बहुजन समाज पार्टी पूछती भी नहीं है। लेकिन सर बुराई क्या है? क्योंकि आकाश आनंद जी की अगर बात करें, उनके परिवार के हैं और परिवार के व्यक्ति पर भरोसा जताना गलत क्या है? क्योंकि हमने देखा है इतिहास में जाकर बहन जी ने जिन जिन लोगों को नेता बनाया, चाहे वो लोकसभा में गए, राज्यसभा में गए या विधायक बने, और जब उनके स्वार्थों की सिद्धि नहीं हुई तो वो छोड़कर भाग जाते हैं। तो ऐसे लोगों पर किस तरह से वो विश्वास कर सकती थी? यहाँ परिवार नहीं तो फिर और कौन?
नहीं, देखिए ऐसा है, जब एक व्यक्ति विश्वास करेगा, एक व्यक्ति नियम बनाएगा, तो समस्या तो आएगी ही आएगी। अगर बहन जी किसी पर विश्वास कर रही हैं, बहन जी क्यों विश्वास कर रही हैं? संघ क्यों नहीं है? पार्टी का जो आप अगर संविधान पढ़ेंगी, तो पार्टी का जो अध्यक्ष है, उसका निर्माण कैसे हो रहा है? वो कैसे बनाया जा रहा है? क्या वहाँ पर कोई कार्यकारिणी नहीं है? अगर कार्यकारिणी होती और कार्यकारिणी फैसला लेती, तो बहन जी पे पहली बात तो बहन जी नीति नहीं बनाती, बहन जी निर्णय नहीं लेती, बहन जी जो है किसी पे विश्वास नहीं करती। तो जो अगर 10 लोगों की कार्यकारिणी है और 10 लोग बहुमत के आधार पर वहाँ फैसला ले रहे हैं, तो वो अपने फैसले को सफल भी करेंगे। तो सर आप कैसे कह सकते हैं कि बहन जी ने कार्यकारिणी नहीं बनाई, क्योंकि अभी 2024 के चुनाव में जिस तरह से लगातार बैठक हो रही है, चर्चाएं हो रही है, और जो भी मतलब वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनसे चर्चा हो रही है कि किस व्यक्ति को चुनाव में उतारा जाए, कहाँ से अच्छा रिजल्ट मिलता है, और आप कह रहे हो कि सर वो कार्यकारिणी नहीं है। चलिए आप बता दीजिए कि उनकी कार्यकारिणी में कौन-कौन शामिल है, कितने लोग कार्यकारिणी बता दीजिए आप मुझे। सर ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन अभी वर्तमान में जिस तरह से मीटिंग्स चल रही है उसमें हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर जो भी उनकी वीडियो वायरल हो रही है, जो मीटिंग्स है उसकी तस्वीरें वायरल हो रही है, तो कार्यकारिणी तो है, ऐसा नहीं है कि हम डिनाई कर दें एक तरह से, अच्छा, मुझे क्योंकि जी ये बता दीजिए नीलम जी कि आपने लास्ट टाइम जो है बहन जी से कब बात की थी? देखिए सर, मैंने बहन जी से बात नहीं किया है। हाँ, मैंने बहन जी को प्रत्यक्ष रूप से बहुत बार देखा है, क्योंकि 2022 में उत्तर प्रदेश नहीं, विधानसभा मैं जी, देखने से जी। क्या फ़ायदा है? देखने का आप जो है देखने जा रही हैं उनको जो है मन से देखने क्या फ़ायदा है उसका? नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं क्या लगी ना सर ऐसी क्या बात करने की। आपके पास कोई अगर महत्वपूर्ण सुझाव हो, तो क्या आप बहन जी से मिलकर वो सुझाव उनको दे सकती हैं क्या? नहीं, बिल्कुल दे सकते हैं अगर हमारा प्रयास हो तो। कि तो आपके पास आज तक कोई समाज के लिए सुझाव ही नहीं आया? तो सर जाते-जाते आखिरी सवाल लेना चाहूँगी, बहुजन राजनीति, खासकर 2024 के चुनाव है, किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि तमाम गुट है, तमाम नेता है, तमाम संगठन है। देखिए नीलम जी, 2024 के लोकसभा चुनावों में बहुजन समाज की राजनीति मेरे हिसाब से नील-बटा सन्नाटा है और बहुत ही खतरे में है। एक-आध सीट कहीं से अगर आ जाए, तो गनीमत माननी चाहिए, लेकिन एक-आध सीट आने का कोई महत्व नहीं है। राष्ट्रीय पार्टी का लेबल बहुजन समाज पार्टी के पास है। उसको इसे बरकरार रखने के लिए पूरे 5 साल मेहनत करनी चाहिए थी। अपने कम से कम मिशन मूवमेंट के तैयार किए गए कार्यकर्ताओं को कम से कम जो है 2 या 3 साल पहले ही घोषित किया जाना चाहिए था। अभी तक जो है बहुजन समाज पार्टी ने जो है कुछ प्रत्याशी घोषित किए हैं, जबकि चुनाव को जो है 1-2 महीने रह गए हैं। तो इतने कम समय में आप जो इस प्रकार की राजनीति करते हैं, मिशन मूवमेंट की राजनीति करते हैं, लोगों को अपना मिशन मूवमेंट समझाने की राजनीति करते हैं। आरएसएस ने 1925 समझाना स्टार्ट किया था और अब जो है इस स्थिति में है कि किसी को ना भी समझाए तब भी हिंदुत्व, राम मंदिर जो है उनके दिमागों में बस गया है। तो बहुजन समाज पार्टी के पास कौन से मुद्दे को लेकर वो समाज में जा रहे हैं, मिशन मूवमेंट को लेकर जा रहे हैं कि अब वो लोग जो है राम मंदिर को छोड़कर, राम मंदिर के मुद्दे को छोड़कर, हिंदुत्व के मुद्दे छोड़कर जो है वे बहुजन समाज पार्टी को वोट करने के लिए आ जाएंगे। बस। मान्यवर साहब कांशीराम जी ने इस समाज का वोट लेने के लिए बहुत कड़ी मेहनत की। गांव-गांव जाकर जो है लोगों को कैडर दिया, उनको मिशन मूवमेंट समझाया, उनके तन मदन में जो है आग लगा दी। तब जाकर जो है वो वोट इतना इकट्ठा हुआ जितना हो पाया था। और अब पीछे हमने देखा है पीछे के चुनावों में कि जो वोट इकट्ठा हुआ था वो बहुत तेज़ी से जो है स्लिप आउट हो गया। तो इस तरीके से नीलम जी मैं इसी नतीजे पर पहुंचता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के पास जो भी वोट इकट्ठा हुआ था, अब उसमें भी सेंध लगाने के लिए एक तरफ चंद्रशेखर रावण जी आ गए हैं, दूसरी तरफ स्वयं प्रसाद मौर्य जी भी आ गए हैं। तो ऐसे में आप जो है किस प्रकार से उम्मीद कर सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी एक भी सीट जो है जीतने में सक्षम हो पाएगी? मुझे तो बहुत भारी खतरा दिखाई दे रहा है और रिजल्ट के तौर पर जो है नील बट्टा सन्नाटा ही दिखाई दे रहा है। आकाश आनंद जी थोड़ी सी मेहनत ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन मेहनत करने के लिए जो मोटिवेशन उनके पास है वो पद ही है, जो उनको पद दिया गया है, एक जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई है। तो मेहनत कर रहे हैं, बहुत तो साधु बात है, अच्छी बात है, लेकिन बहुत अच्छा होता कि ये बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज की पार्टी होती। लेकिन अब ये बहुजन समाज पार्टी जो है बहुजन समाज की पार्टी ना रहकर जो है परिवार की पार्टी बन गई है और परिवार की पार्टी में कभी भी किसी को निकाला जा सकता है, किसी की तवज्जो नहीं है। और जो गैर राजनीतिक जड़ों की बात मैं कर रहा हूँ, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, मैं 100% गारंटी से कह रहा हूँ कि गैर राजनीतिक जड़ें क्या हैं और उनको कैसे मजबूत करना है, इस बात की जानकारी आकाश आनंद जी को अब भी नहीं होगी। क्योंकि मैंने उनके बहुत सारे भाषण खुद अपने सामने सुने हैं। कम से कम 20-25 जनसभाएं मैंने उनके अटेंड की हैं, जिसमें कि उन्हें इंट्रोडक्शन तक पढ़कर बोलना पड़ रहा था।
जो व्यक्ति इंट्रोडक्शन तक पढ़कर बोल रहा हो, तो मुझे जो है ये बहुत ही शक और संदेह होता है कि बहुजन समाज पार्टी की राजनीति जो है वो कुछ उसके अच्छे दिन आ गए हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि आकाश आनंद जी जो है, जो इनिशिएटिव ले रहे हैं, जो कम से कम जो लोगों के बीच जा रहे हैं, वो एक अच्छा संदेश है, अच्छा संकेत है और निरंतर इसी तरह काम करते रहें तो कम से कम जो है, जो वोट हमारा जो है कहीं बाहर ना जाए और वोट जो है यहीं कहीं रह जाए। और फिर से मैं लोगों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि अभी जो है आप बेशक बहुजन समाज पार्टी परिवारवाद को आप देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, लेकिन आपके पास अभी दूसरा कोई घर नहीं है। ये परिवारवाद आपने जो है बहुत लंबे समय तक कांग्रेस में भी देखा है और अभी तक आप देख रहे हैं कि एक ही परिवार का उस पार्टी में वर्चस्व है। यही परिवारवाद जो है भारतीय जनता पार्टी में भी आपको देखने को मिल जाएगा। कोई भी पार्टी अछूती नहीं है। इसलिए केवल परिवारवाद को मुद्दा बनाकर आप जो है और बहुजन समाज पार्टी को अगर वोट नहीं देते हैं, तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ वाली बात हो जाएगी क्योंकि फिर आपका वोट जो है या तो बटेगा क्योंकि पूरा का पूरा वोट ना तो चंद्रशेखर रावण को जा रहा है, ना ही स्वामी प्रसाद मौर्य को जा रहा है और ना ही बामन मेश्राम को जा रहा है और ना ही किसी अन्य दलित नेता को जा रहा है, जो भी दलित मूवमेंट चला रहे हैं। दलित मूवमेंट चलाने के नाम पर जो है पार्टी बनाई हुई है। तो कुल मिलाकर ये है कि अगर सत्ता हासिल करनी है तो बहुजन समाज जो है उसके पास जो वोट है, वोट की जो ताकत है, अभी तक इकट्ठा नहीं हुई है और जो इकट्ठा हुई है वो बँटने के लिए तैयार बैठी है। तो इसीलिए हमें अगर आज कुछ थोड़ी बहुत राजनीतिक सत्ता अगर प्राप्त करनी है, थोड़ी बहुत ही कह रहा हूँ, पूरी आपको अभी नहीं आने वाली है। अगर थोड़ी बहुत भी प्राप्त करनी है तो अपने वोट को जो है स्प्लिट मत होने दीजिए, बिखरने मत दीजिए। अभी जो है आप केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी के ऊपर ही ध्यान केंद्रित कीजिए क्योंकि जिस प्रकार के प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी उतारेगी, दूसरी पार्टियां जो हैं, जो आपके ही समाज की पार्टियां हैं, वो जो है कहीं न कहीं उनसे बेहतर प्रत्याशी बिल्कुल नहीं उतार सकती हैं क्योंकि कहीं पर किसी प्रकार का कैडर नहीं चल रहा है, किसी प्रकार का कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं चल रहा है। तो आपको वहाँ भी ऐसे ही प्रत्याशी मिलेंगे और यहाँ भी ऐसे प्रत्याशी आने हैं। तो इसलिए कम से कम जो है इस पार्टी का जो राष्ट्रीय ओहदा है, जो राष्ट्रीय पार्टी का जो लेवल है, उसको बनाए रखने के लिए और अपने वोट को जो है एक जगह इकट्ठा होकर इस देश में जो है अन्य पार्टियों को ये संदेश देने के लिए कि बहुजन समाज के अंदर कहीं न कहीं कुछ एकता है।